हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम ज़ीशान आसिम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अशरफ, जो कि पाकिस्तान सरगोदा से हैं, और इस वक्त हम दोनों बुदापेस्ट हंगरी में मौजूद हैं। उस्मान भाई का रिसेंटली रेजिडेंस परमिट आया, जिसके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस्मान भाई का रेजिडेंस परमिट हमने कैसे एक्सटेंड करवाया, और थोड़ी सी स्टोरी भी आपको बताएंगे उस्मान भाई की। सबसे पहले तो उस्मान भाई को वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पे और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए आज। अस्सलाम वालेकुम। बर्फ़बारी के अंदर। बर्फ़बारी के अंदर आज हमारे पास आए हैं। और उस्मान भाई, सबसे पहले तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने हंगरी के अंदर अपना रेजिडेंस परमिट क्यों एक्सटेंड करवाया, क्यों आपको ये ज़रूरी लगा कि आपको हंगरी में अपना रेजिडेंस परमिट आगे एक्सटेंड करवाना चाहिए। जी ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं और ज़ीशान भाई पहले भी काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं। अभी काफ़ी टाइम के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। तो आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ से मास्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी 2024 के अंदर। उसके बाद मेरा ये था कि यहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके मैं किसी और कंट्री मूव कर जाऊँ। तो 1 साल का मैंने जॉब सर्च वीज़ा लिया, उसके अंदर ही मैंने अपना जो कार्ड था उसको सेल्फ़ एम्प्लॉयड पे चेंज करवा दिया। और उस दौरान मेरी तमाम जितना भी मेरा फ़ोकस था वो ये था कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस साल के अंदर यहाँ से मूव नहीं कर पाया। और एंड टाइम पे मैं यहाँ से वैसे ही मूव करना चाह रहा था कि किसी और कंट्री में, जैसे कि फ़्रांस या इटली चला जाऊँ। उसके लिए शायद मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता, हाँ क्योंकि जी। मेरा रेजिडेंट परमिट 2-3 महीने का रह गया था। और मेरा कोई प्लान नहीं था 1% भी कि यहाँ पे मैं अपना रेजिडेंट परमिट जो है वो उसको एक्सटेंड करवाऊँ। एक्सटेंड करना। लेकिन एंड टाइम पे ज़ीशान भाई से बात की मैंने, तो उन्होंने फिर कहा कि हम कर लेते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इसी तरीके से ये जर्नी बड़ी शॉर्ट सी थी। 22 अगस्त को हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और 28 को हमने जो अपनी एप्लीकेशन थी वो फ़ाइल कर दी। 28 के बाद 4 सितंबर को मेरे फिंगर हो गए थे, और 18 सितंबर को मेरा जो पॉजिटिव डिसीजन है वो मेरे पास था, और 2 या 3 तारीख को रेजिडेंट परमिट मेरे पास आ गया था 2 साल का। तो ये बड़ी स्मूथ थी, इसके अंदर कोई कितने टाइम डॉक्यूमेंटेशन। पीरियड के अंदर ये सारा हो गया था ये पूरा? तकरीबन महीने से भी कम कम का टाइम कम था। का टाइम था जिसके अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी थी ईशान भाई ने ख़ुद की थी, और मेरी तरफ से कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी गई थी अकाउंटेंट से। इन्होंने खुद ही, स्मूथ था सारा प्रोसेस, बड़ा ज़बरदस्त था। अब ये है कि मेरे पास अभी 2 साल हैं, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बजाय कि मैं पाकिस्तान से या किसी अरब कंट्री वगैरह में मैं जाता, वहाँ से दोबारा वापस आता यूरोप में, तो उससे बेहतर है कि अभी मेरे पास यहाँ का परमिट है। जी। और मैं इस यहीं से आगे मूव करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस खुले हैं। बिल्कुल उस्मान भाई, आप प्लीज़ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि आप जॉब सीकिंग वीज़ा से पहले रेजिडेंस परमिट आपने लिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, पहले आप जॉब सीकिंग से है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, बिल्कुल ऐसा ही। ये लास्ट ईयर की बात है। जी और फिर उसके बाद अब आपने अपना इस रेजिडेंस परमिट को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रेजिडेंस कार्ड को आगे एक्सटेंड करवाया हंगरी के अंदर ही। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी दूसरी कंट्री में आपने मूव होने का नहीं सोचा कि आप पहला कार्ड लेके ही चले जाते? क्यों आपने ज़रूरी समझा कि आप ये 2 साल का कार्ड यहाँ पे लोगे हंगरी में, हंगरी के अंदर ही क्यों? उसकी वजह ये बता दूं, क्योंकि हंगरी के अंडर मेरे रूट्स थे, यहीं पे मैंने डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद जॉब सीकिंग भी यहीं का था। और इसके अंदर मैंने मूव करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि हर कंट्री का अपना डिफरेंट प्रोसीजर होता है। जैसे कि बड़ी कंट्रीज़ में शायद आपको 1 वीक के अंदर वीज़ा मिल जाए, और कई ऐसी छोटी कंट्रीज जिसके अंदर 8-8 9 महीने भी आपको लग सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो कंट्री सेलेक्ट की थी वीज़ा के प्रोसेसिंग के लिए, उसने वीज़ा प्रोसेसिंग में तकरीबन 8 से 9 महीने लगाए। उसके बाद भी उन्होंने एक बोगस उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपकी होटल बुकिंग ठीक नहीं है, उसके ऊपर मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक जॉब सीकिंग वीज़ा था। तो जिसकी वजह से मेरा वो पिछला पूरा वीज़ा निकल गया था। ओके। वरना मेरा प्लान यही था कि मैं आप फ़र्स्ट मूव ईयर कर के अंदर ही जाओगे। निकल जाता। तो अब ये है कि फिर मुझे ये एक्सटेंड करवाना पड़ा, जो कि यहाँ से हमने दोनों मिल के हमने इसको कंप्लीट किया, और ये बड़ा इजीली हमारा एक्सटेंड हो गया 2 साल का। अब ये है कि यहाँ से हम आगे जहाँ भी मूव करना है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं कि लीगल स्टेटस के अंदर अंदर ये हम यहाँ पे मूव कर रह सकता के है। मूव कर ये सकते सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हंगरी से लेके जर्मनी या दूसरी कंट्रीज़ में लीगली मूव हो जाते हैं, चांस कार्ड कार्ड के थ्रू, या फिर जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लेके, या इस किस्म के मुख्तलिफ़ कैटेगरी की वीज़ाज़ अप्लाई करके वो दूसरी कंट्रीज़ में, पुर्तगाल में भी मूव हुए हैं। तो इसलिए मैंने उस्मान भाई से पूछा है कि उन्होंने हंगरी में ही क्यों अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया। मेरा ये सवाल पूछने का दूसरा मकसद ये भी था कि आप हंगरी को कैसे कंपेयर करते हो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कि यहाँ पे क्या आप अच्छे मौक़े हैं आपके पास पैसे अर्न करने के लिए, या ज़्यादा अच्छे पैसे बन जाते हैं आपके? थोड़ा इस हवाले से भी प्लीज़ इसमें सिंपल गाइड सी कर बात दीजिए है, मुझे। आपको लोगों को पता होगा, क्योंकि हंगरी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो है फूड डिलीवरी की। हाँ जी।
उसके अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ वर्क होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग है एज़ कम्पेयर पुर्तगाल, स्पेन जो ममालिक हैं वहाँ पर आप उतनी डिलीवरी के अंदर भी अर्निंग नहीं करते जितनी आप हंगरी में ईज़िली और कर सकते हैं। और यहाँ का जो क्या कह सकते हैं लैंडस्केप है वो भी डिलीवरी के लिए फ्रेंडली है। उस यहाँ पे आप इजीली मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर या कार पर डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरा दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो आपके पास मौके होंगे होटल के और इस तरह के रेस्टोरेंट में किसी के अंडर काम करने के। वहाँ पे ड्यूटी जो होगी वो उनकी मर्ज़ी की होगी, पैसे भी उनकी मर्ज़ी के होंगे और वहाँ की मुश्किलात और यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी वेरी गुड, शुक्रिया बहुत बहुत। उस्मान भाई एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, वीडियो को लंबा नहीं लेके चलेंगे। लोगों ने पहले भी देखा आपको हमारे साथ चैनल पे, पहले भी हम वीडियोस वगैरह बनाते थे, व्लॉग्स लाइव भी आए थे यूट्यूब पे काफ़ी टाइम पहले। तो वैसे आपके साथ तो अच्छा रिश्ता है हमारा, लेकिन आप क्या थोड़ा सा ये प्लीज़ एक्सप्लेन करोगे लोगों को कि आपने ये वीज़ा एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन ख़ुद क्यों नहीं डाली, आप मेरे पास क्यों आए? आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते थे, इंटर हंगरी के ऊपर प्रोसीजर है, सबको पता है। आपने क्यों ही इस चीज़ को सेलेक्ट किया कि आप मेरे पास और मैं आपकी इस प्रोसीजर में हेल्प करूँ? देखिए ये सवाल बहुत अहम है। इसके अंदर मैं ख़ुद भी कर सकता था और मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन चलो मेरे पास ज़ीशान भाई जैसे दोस्त थे। बाकी इसमें ये होता है कि इन्होंने ख़ुद सारी हेडेक ली और इसके अलावा जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी चाहिए होती है, आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता चलता, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या अकाउंटेंट के साथ बात करना, ये चीज़ें इस तरह के हर्डल आ सकती हैं और किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी वो रिजेक्शन लग सकती है। और आजकल आपको पता है रिजेक्शन के बाद काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके लिए। तो सजेशन ये है कि अगर आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव है कि आप सब चीज़ें, तो आप खुद करें। उसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी आपको डाउट है, तो आप किसी न किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाएं और उसकी हेल्प लाजमी लें। इसके अलावा एक और भी आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग दोस्त वगैरह ऐसे भी थे जिन्होंने रेजिडेंट परमिट खुद अप्लाई किए और उनके डिसीजन बजाय के नेगेटिव आए, उनके डिसीजन पेंडिंग पे जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल से भी बैठे हुए हैं जिनका कोई डिसीजन नहीं आया। तो उसके लिए बेहतर यही है कि, और दूसरा लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। जैसे ज़ीशान भाई शुरू से ही इन्होंने लैंग्वेज पे अपनी ग्रिप हासिल किया, अभी तो माशाल्लाह इनके पास पासपोर्ट भी है। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। तो इस मामले में ये सारी चीज़ें मैंने इन पे ऊपर छोड़ी थी और जो भी मतलब क्लाइंट इनका पास आएगा तो वो इनके ऊपर आप इनके साथ लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और ये आगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या फिर अकाउंटेंट है या इमिग्रेशन ऑफिस, उसके अंदर लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करके और आपके जो केस है उसको उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। उस्मान भाई आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें लोगों को तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कोई ऐसा एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को? बस यही है कि एक तो सर्दी है, थोड़ा एहतियात से काम करें बाहर, क्योंकि स्लिपरी है वेदर बहुत। बाकी ये है कि हंगरी एक अच्छा कंट्री, मतलब हम यहाँ पे आए, डिग्री कंप्लीट की, करने के बाद यहाँ पे एक फ्रीडम के साथ काम किया। और अगर आपको यहाँ पे अपने मौके नहीं नज़र आते तो आगे मूव करें, यहाँ आएँ और अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड आप यहाँ आ सकते हैं बिला झिझक, बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और अपने लिए अगली डेस्टिनेशन, अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं तो अगली डेस्टिनेशन की तरफ अपना वो एक एम बनाएं और उसकी तैयारी करें और यहाँ से अपनी उस ड्रीम जॉब की तरफ जाएं। जी थैंक यू सो मच उस्मान भाई। वेलकम, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका वक्त देने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए आखिर तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस्मान रही के चैनल का भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और उस्मान भाई भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं यूरोप के रिलेटेड, आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं या कोई आपने सवाल पूछना है तो उसके लिए आप इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम और उस्मान अशरफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।